हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ। वेलकम बैक टू माय क्लास 11th का बायोलॉजी का चैनल। हमने स्टार्ट किया सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। लेक्चर नंबर 5 देखेंगे यहाँ पे लाइसोसोम, वैक्यूल एंड माइटोचॉन्ड्रिया। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का। हमारा लाइव बैच भी है उड़ान 3.0, उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। नंबर भी मिल जाएगा जिसके ऊपर कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले टॉकिंग अबाउट लाइसोसोम्स। ये क्या होते हैं, इनको मैं सिंपल भाषा में डिसमेंटलिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग यूनिट कह सकता हूं। डिसमेंटल करना मतलब ब्रेक डाउन करना, रीस्ट्रक्चर करना मतलब एक पर्टिकुलर चीज को लेके उसको भी तोड़ मोड़ के वापस कुछ नया बना देना, उसका रीस्ट्रक्चर करना। तो लाइसोसोम्स डिसमेंटल करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और रीस्ट्रक्चर करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स को या फिर ऑर्गेनेल्स को। डिसमेंटलिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग यूनिट लाइसोसोम। ये बनते कहां से हैं? लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स से ये लोग बनते हैं। बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं लाइसोसोम्स के बारे में आपको बताने के लिए। आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेल यू अबाउट लाइसोसोम्स। दे आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल। वेसिकल मतलब क्या? छोटा सा पैकेट, गोला, ठीक है। मेम्ब्रेन मतलब सिंगल मेम्ब्रेन रहेगा। क्या रहेगा इसको? फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर। समझते हो आप? फॉस्फोलिपिड का क्या रहेगा? बाइलेयर रहेगा, ठीक है। मेम्ब्रेन रहेगा। दे कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। सर इसका क्या मतलब है? एंजाइम तो समझते हो आप, दे आर लाइक अ कैटलिस्ट, रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, ठीक है। सेल के अंदर जो जो अपने कैटलिस्ट होते हैं, जो रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, उनको हम एंजाइम्स कहते हैं, बराबर है। हाइड्रोलाइटिक मतलब क्या? हाइड्रोलाइटिक, देखो मजेदार चीजें हैं बहुत सारी। हाइड्रो मतलब वाटर एंड लाइसिस करना मतलब क्या करना? ब्रेक करना। लाइटिक ये शब्द कहां से आता है? लाइसिस से। लाइसिस मतलब टू ब्रेक। तो ये लोग क्या करेंगे? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं? वाटर को यूज करके किसी दूसरे मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं। फॉर एग्जांपल एक कोई कार्बोहाइड्रेट है या कोई प्रोटीन है, तो ये लोग वाटर को यूज करके किसी दूसरे मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन किया जाएगा। इसको कहते हैं हाइड्रोलाइसिस या फिर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सिंपल कहानी आपको बता रहा हूं। वाटर को यूज करके ब्रेक किया जाता है किसी दूसरे मॉलिक्यूल को, ठीक है। चलो, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स दे आर यूज्ड बाय यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, टू हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइज मतलब क्या? अगेन वाटर को यूज करके ब्रेक करना। टू हाइड्रोलाइज मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स मतलब फैट्स, ठीक है। एंड हाइड्रोलाइज का मतलब यहां पे क्या दिया हुआ है? डाइजेस्ट, ब्रेक डाउन, राइट। नाउ एंजाइम्स, ये जो एंजाइम्स हैं इनका ऑप्टिमम एक्टिविटी मतलब ये परफेक्टली कब काम करते हैं? इन एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच क्या होता है? लेस देन 7। अपना पीएच स्केल 0 से लेके 14 चलता है, बराबर। 7 इज न्यूट्रल, 7 के नीचे एसिडिक, 7 के ऊपर बेसिक होता है, एल्कलाइन होता है। अरे ये सारी तो बेसिक बातें हैं। चलिए, लाइसोसोम्स अराइज फ्रॉम गोल्गी बॉडी। ये लोग गोल्गी बॉडी से प्रोड्यूस होते हैं। उनका पूरा जो कहानी है वो आपको सब कुछ बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। मजेदार बात है। तो एंजाइम्स सारे प्रकार के हाइड्रोलेजेस आपको यहां पे देखने मिलते हैं। कभी भी आप ये एज देखते हो ना एंड में, एज का मतलब क्या? वो एक एंजाइम है, ठीक है। जैसे अमाइलेज है, प्रोटीएजेस, लाइपेजेस। अमाइलेजेस किसको ब्रेक करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को। प्रोटीएजेस किसको ब्रेक करते हैं? प्रोटीन्स को। लाइपेजेस किसको ब्रेक करते हैं? लिपिड्स को। लिपिड्स मतलब फैट्स, ठीक है। एक काम करूं, इधर लिख दूं प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ठीक है। अच्छा, ये एंजाइम्स शुरू में इनएक्टिव होते हैं। एक्टिव कब होंगे ये? दे आर एक्टिवेटेड व्हेन लाइसोसोम कॉन्टैक्ट अनदर ऑर्गेनेल टू फॉर्म अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर।
क्या मतलब है इसका सर, कुछ भी समझ में नहीं आया, डोंट वरी। हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है ये आपको मैं अभी 2 मिनट में बताता हूं। शुरू में ये एंजाइम इनएक्टिव होते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा लाइसोसोम एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएगा तो ये एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, बाद में ये ब्रेकडाउन का काम करते हैं। चलो, हमारे जो लाइसोसोम्स हैं दे आर पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक मतलब उसके अलग अलग फॉर्म्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है, मैनी फॉर्म्स, ओके। तो कौन से फॉर्म्स होते हैं? एक होता है प्राइमरी लाइसोसोम, एक होता है सेकेंडरी लाइसोसोम। उस सेकेंडरी लाइसोसोम को मैं हाइब्रिड भी बोल सकता हूं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, या फिर उसको मैं हेट्रोफेजिक वेसिकल या फिर ऑटोफेजिक वेसिकल भी बोल सकता हूं। आपको सब कुछ क्लियरली बताऊंगा, मैं सारी बातें क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली 2 प्रकार के लाइसोसोम आपको बताता हूं, प्राइमरी लाइसोसोम एंड जो सेकेंडरी लाइसोसोम है उसको मैं हाइब्रिड लाइसोसोम भी या फिर हाइब्रिड स्ट्रक्चर कह सकता हूं, ठीक है। चलो, तो प्राइमरी लाइसोसोम क्या होता है? इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, बराबर है, एक मेम्ब्रेन वाला वेसिकल मतलब एक छोटा पैकेट गोला विथ इनएक्टिव एंजाइम्स। मतलब ये जो अपना गोल्गी बॉडी है, मुझे एक बात बताओ, गोल्गी बॉडी के एक तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी वेसिकल आता है, वो वेसिकल गोल्गी बॉडी के अंदर फ्यूज हो जाता है। ये कौन सा फेस होता है? ये सिस फेस होता है, बराबर है। बाद में जो ट्रांस फेस होगा वहां से भी नया वेसिकल प्रोड्यूस होगा। तो ये जो नया नया वेसिकल प्रोड्यूस हुआ है फ्रेश, इसको मैं कहता हूं प्राइमरी लाइसोसोम, जो गोल्गी बॉडी से निकला हुआ है, बराबर, जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। जो नया नया गोल्गी बॉडी से निकला है ट्रांसफेज से, उसको मैं कहता हूं प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है। उसके एंजाइम्स अभी कैसे हैं? इनएक्टिव हैं। कब होंगे एक्टिव? जब वो सेकेंडरी लाइसोसोम मतलब एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। देखो अभी आएगा तुमको मजा, कैसे मजा आएगा देखो, ध्यान से सुनना। चलो मुझे बताओ, ये आपको एन जो लिखा हुआ है वो आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूक्लियस के नीचे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रही है। अच्छा मुझे बताइए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल निकला, वो वेसिकल गोल्गी बॉडी के अंदर गया, गोल्गी बॉडी उसको मॉडिफाई करेगा, है ना, उसके जो प्रोटीन्स होंगे वो उसको मॉडिफाई करेंगे, प्रोटीन्स मॉडिफाई होंगे, एंड बाद में चलो इधर से निकला हमारा, ये जो मैंने बनाया ये है हमारा प्राइमरी लाइसोसोम जो गोल्गी बॉडी से निकला, ठीक है। एक बात बताओ, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं और प्रोटीन किधर बनता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स बनाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो वहां से वो वेसिकल आता है, गोल्गी बॉडी में जाता है, गोल्गी बॉडी उसको मॉडिफाई करता है और वापस पैकेज करके वेसिकल बना के रिलीज करता है। तो वो आपका प्राइमरी लाइसोसोम बन गया, बराबर है। अभी देखो वेरी इंटरेस्टिंग, मान लो ये जो अपना सेल है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। सेल के बाहर यहां पे कहीं पे कुछ फूड मटेरियल है, चलो यहां पे समझो क्या है, कुछ फूड मटेरियल है सेल के बाहर। तो सेल क्या करता है? सेल इस फूड मटेरियल को अपने अंदर ले लेता है, एक छोटा सा इनवेजिनेशन बनता है, ठीक है, और ये फूड मटेरियल इस प्रकार से अंदर आ जाएगा, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? एक छोटा सा इनवेजिनेशन बनाती है, आपको आगे एक और फोटो दिखाऊंगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो फूड मटेरियल है वो सेल के अंदर आ जाता है, ठीक है। इसको मैं कहूंगा एंडोसाइटिक, ध्यान से सुनना, इसको मैं कहूंगा एंडोसाइटिक वेसिकल। एंडोसाइटिक वेसिकल में कोई भी फूड मटेरियल हो सकता है या फिर कोई भी फॉरेन मटेरियल जो सेल के बाहर से अंदर आया हुआ है, एंडोसाइटिक वेसिकल कहेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर इसके अंदर फूड प्रेजेंट है तो इसको मैं फूड वैक्यूल भी बोल सकता हूं, फूड वैक्यूल भी बोल सकता हूं। अब क्या होता है, अब आएगा मजा। अब देखो ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है और ये जो एंडोसाइटिक वेसिकल है, ये दोनों मिल जाएंगे, ये दोनों मतलब ये आपका लाइसोसोम
और ये एंडोसाइटिक वेसिकल विद द फूड मटेरियल, ठीक है। ये दोनों मिलकर कंबाइन हो जाते हैं और यहां बनता है तुम्हारा, इसको कहूंगा मैं सेकेंडरी लाइसोसोम, या फिर इसको मैं हेटरोफेजिक वेसिकल कहूंगा। हेट्रोफेजिक वेसिकल कब बनती है? जब हमारा लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम एक एंडोसाइटिक वेसिकल के साथ फ्यूज होकर एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाता है, उसको मैं सेकेंडरी लाइसोसोम बोल सकता हूं, या फिर हेटेरोफेजिक लाइसोसोम या फिर हेट्रोफेजिक वेसिकल भी बोल सकता हूं। अब उसके अंदर क्या होगा? डाइजेशन होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहां पर इसके जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे एंड जो फूड मटेरियल है उसका ब्रेकडाउन स्टार्ट करेंगे। कहानी समझ में आई? देखो, हेट्रोफेजिक लाइसोसोम कब बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन विथ एंडोसाइटिक वेसिकल, ठीक है। समटाइम्स आफ्टर एंजाइम एक्शन इज ओवर, लाइसोसोम कैन बी रिफॉर्म्ड एंड रीयूज्ड। एंजाइम्स जो हैं वो खत्म नहीं हो जाते। एक कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन को स्पीड अप करता है, लेकिन रिएक्शन में कंज्यूम नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता। तो ये पूरा ब्रेकडाउन, डाइजेशन होने के बाद जो एंजाइम्स बचे हैं उनको फिर से हम लाइसोसोम बना के वापस रीयूज भी किया जा सकता है, ठीक है। एंड एक और बात आपको बताऊंगा, डाइजेशन होने के बाद एक स्ट्रक्चर बच जाएगा जिसके अंदर अनडाइजेस्टेड मटेरियल है। कैसा मटेरियल? अनडाइजेस्टेड मटेरियल, जो ब्रेकडाउन नहीं हुआ। तो उसको मैं कहता हूं रेसिड्यूअल बॉडी, ठीक है, जिसको वापस सेल के बाहर फेंक दिया जाएगा। चलिए, पूरा कहानी आपको समझ में आया? क्या 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 होने वाला है? ये आपको मैंने हेटेरोफेजिक वेसिकल बनाया, ठीक है। हेट्रोफेजिक लाइसोसोम कब बनता है? फ्यूजन विथ एंडोसाइटिक वेसिकल। एंडोसाइटिक जो अंदर आई है, साइटोप्लाज्म के अंदर आई है, बाहर से आया है, बराबर। अभी एक और बात बताऊंगा। एक और टाइप का सेकेंडरी लाइसोसोम होता है जिसको मैं कहता हूं ऑटोफेजिक वेसिकल। अब ये ऑटोफेजिक वेसिकल कब बनता है? जब एक ओल्ड सेल ऑर्गेनेल या फिर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमारे प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज होगा। तो अब मुझे बताओ, ये न्यूक्लियस दिख रहा है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रही है। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल आता है, गोल्गी में जाता है। ये कौन सा फेस होता है? सिस फेस होता है। फिर नीचे वाला क्या रहेगा? ट्रांस फेस रहेगा। वहां से हमारा प्राइमरी लाइसोसोम बन के निकलता है, बराबर है, ट्रांस फेस से। तो ये हो गया प्राइमरी लाइसोसोम। अब मान लो यहां पर एक मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया था जो खराब हो चुका है, ओल्ड हो गया है या फिर डैमेज हो गया है, ओल्ड हो गया है या फिर खराब हो गया है। ऐसा मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? या फिर कोई दूसरा भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कोई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या करना है? अब देखो, सबसे पहले ये जो अपना पुराना डैमेज्ड माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके ऊपर इस तरीके से एक मेम्ब्रेन बनाई जाती है। ध्यान से सुनना, अपना जो माइटोकॉन्ड्रिया था उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन बनाई जाती है, ठीक है। फिर इसके साथ ये जो हमारा प्राइमरी लाइसोसोम है वो फ्यूज हो जाएगा एंड क्या बनेगा? देखो, ये बाहर की मेम्ब्रेन है, ये अपना लाइसोसोम है, और ये इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पहले क्या किया? माइटोकॉन्ड्रिया जो था टूटा हुआ, डैमेज्ड, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन बनाया, फिर उसके साथ आपका प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज हुआ। ये क्यों करना पड़ता है? बाहर का मेम्ब्रेन क्यों बनाते हैं? ताकि लाइसोसोम के अंदर के जो एंजाइम्स है वो बाहर ना चले जाएं, बिखर ना जाएं और बाकी के दूसरे ऑर्गेनेल्स को डैमेज ना करें। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसलिए पहले हम एक बाउंड्री क्रिएट करते हैं, बाद में हम तोड़फोड़ का काम करते हैं। आपने देखा है कभी बिल्डिंग वगैरह भी तोड़ना होता है तो उसके पहले पूरा बाहर ऐसा जाली वाली लगाएंगे ना, डायरेक्ट तोड़ने जाएंगे तो सब उड़ेगा, इधर उधर गिरेगा, आसपास का घर वर टूटेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो पहले एक बाहर से बाउंड्री बनाओ, बाद में उसके अंदर तोड़फोड़ करो, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको मैं कहता हूं ऑटोफेजिक
वेसिकल, इसको कहेंगे ऑटोफेजिक वेसिकल या फिर ऑटोफेजिक लाइसोसोम। मुझे बताओ, आपको दोनों चीजें समझ में आई? तो ये जो सेकेंडरी लाइसोसोम है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं हेटेरोफेजिक और एक होते हैं ऑटोफेजिक। दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आया? हेटेरोफेजिक कब बनता है? फ्यूजन विथ एंडोसाइटिक वेसिकल। जब एक एंडोसाइटिक वेसिकल के साथ फ्यूजन होगा तो हेटेरोफेजिक बनता है, एंडोसाइटिक जो बाहर से अंदर आया हुआ है, बराबर। एंड ऑटोफेजिक कब बनता है? फ्यूजन विथ ओल्ड ऑर्गेनेल या फिर एनी अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो ऑलरेडी अंदर प्रेजेंट है। तो दो प्रकार के आपके सेकेंडरी लाइसोसोम हैं, हेटेरोफेजिक एंड ऑटोफेजिक। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर? चलो, डिफरेंस एकदम क्लियर है, कहानी एकदम क्लियर है, समझ में आया है पूरा? मजेदार टॉपिक है ना? इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब देखो, मैंने क्या बताया? ओल्ड सेल ऑर्गेनेल, उसके ऊपर पहले मेम्ब्रेन बनती है, मेम्ब्रेन उसको व्रैप करती है, बाद में आपका जो लाइसोसोम है वो फ्यूज कर जाता है विद दिस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, एंड बाद में क्या बनता है? ऑटोफेजिक वेसिकल बनता है। एकदम क्लियर है? चलो, आपका एक एग्जांपल दिया है, एवरी वीक ह्यूमन लिवर रिसाइकल्स हाफ ऑफ इट्स मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, इनको हम मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। मैक्रो मतलब क्या? बड़ा, मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल, बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल। तो लिवर क्या करता है? अपने अंदर के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको बार बार ब्रेक करके उसमें से वापस कुछ नया बनाता है, तो रिसाइकल करते रहता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो, ये लिवर का बात हो गया। नाउ इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, ये जो लाइसोसोम है इसको हम दो चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। एक तो इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, मतलब सेल के अंदर जो डाइजेशन हो रहा है, ठीक है, बाय मेकिंग सेकेंडरी लाइसोसोम। दो प्रकार के, हेटेरोफेजिक एंड ऑटोफेजिक। तो ये हो गया इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, इसका एग्जांपल दिया हुआ है। एक तो अगर फूड वैक्यूल बनता है अमीबा में। अच्छा, एक और चीज मैं बताना भूल गया, जो फूड मटेरियल को अंदर लिया जाता है, सेल मेम्ब्रेन फूड मटेरियल को अंदर लेती है, एंडोसाइटिक वेसिकल बनाती है। ये जो प्रोसेस है इसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं। फैगोसाइटोसिस, उससे क्या बनता है? एंडोसाइटिक वेसिकल बनता है, ठीक है। एंड उसके अंदर अगर फूड रहेगा तो उसको फूड वैक्यूल भी कह सकते हैं। और बाद में उसके साथ लाइसोसोम फ्यूज हो जाएगा, फिर सेकेंडरी लाइसोसोम बनेगा, फिर डाइजेशन होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो, दूसरा एग्जांपल दिया है मैक्रोफेजेस इन ब्लड। आपके ब्लड में जो WBCs होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, उनका एक प्रकार है मैक्रोफेजेस। ये मैक्रोफेज क्या करते हैं? ये आपको बीच में दिख रहा है व्हाइट कलर का विथ पर्पल कलर का बीच में कुछ स्ट्रक्चर है, ये आपका एक मैक्रोफेज है, एक टाइप का व्हाइट ब्लड सेल है। ये क्या करता है? बैक्टीरिया वगैरह जो होंगे उनको खा जाता है, फैगोसाइटोसिस करके बैक्टीरिया को खा जाता है, ठीक है। समझ लो ये आपका WBC था, उसके बाहर कोई ऐसा छोटा सा बैक्टीरिया वगैरह कुछ आ गया, ठीक है, ऐसा बैक्टीरिया आ गया, तो ये क्या करेगा? इनको खा लेगा, ठीक है, अपने अंदर ले लेगा। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस। और फिर इसके अंदर क्या बन जाता है? एक एंडोसाइटिक वेसिकल बन जाएगा जिसके अंदर बैक्टीरिया फंसे हुए हैं। फिर उसके साथ आपका प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज होकर हेटेरोफेजिक वेसिकल बना के इनको ब्रेक डाउन करेगा, बैक्टीरिया को मारेगा। ये कहानी होती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? इसका फोटो दिखाऊंगा आपको मैं आगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो लाइसोसोम्स को इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन के लिए यूज किया जा सकता है, सेल के अंदर का डाइजेशन, एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है बाय रिलीजिंग एंजाइम्स आउटसाइड द सेल। इसका एक बहुत ही सुपर एग्जांपल है हमारे पास, फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होता है तब ये जो ओवम है ना अपना, ओवम, उसके ऊपर एक जेली कोट होता है जिसको जोना पेलुसिडा कहते हैं, जोना पेलुसिडा। इसको पहले ब्रेक करना पड़ेगा तब जाके वो स्पर्म अंदर जा पाएगा। तो क्या करते हैं, ये जो स्पर्म है ना, एक स्पर्म बनाता हूं यहां पे सिंपल सा, उसके अंदर आपको एक न्यूक्लियस दिखता है, छोटा सा बनाते हैं न्यूक्लियस।
और आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, ऐसा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको कहते हैं एक्रोसोम। एंड ये एक्रोसोम क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ मॉडिफाइड लाइसोसोम। एक्रोसोम में क्या होता है? इट इज अ मॉडिफाइड लाइसोसोम। उसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। एंड एक और एंजाइम का नाम दिया हुआ है हायालुरोनिडेज। ठीक है, तो ये जो जेली कोट होता है ज़ोना पेलुसिडा, उसके ऊपर हायालुरोनिक एसिड भी होता है, तो उस एसिड को भी ब्रेक करना पड़ता है। हायालुरोनिडेज, ये जो है हायालुरोनिडेज, ये क्या करता है? हायालुरोनिक, आपको स्पेलिंग समझ रहा है क्या लिख रहा हूं? HY, हायालुरोनिक एसिड को ब्रेक करता है। बाद में जो दूसरे एंजाइम्स होते हैं वो ज़ोना पेलुसिडा को ब्रेक करते हैं, और बाद में स्पर्म जो है वो अंदर जाकर अपना जेनेटिक मटेरियल दे देता है, अपना न्यूक्लियस अंदर डाल देता है। ठीक है, तो मुद्दा यही है कि यहां पर एक्स्ट्रा सेल्यूलर, मतलब सेल के बाहर भी डाइजेशन किया जा सकता है लाइसोसोम को ब्रेक करके, एंजाइम्स को रिलीज करके। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आई बात? ठीक है, फिर एक और एग्जांपल है मेटामॉर्फोसिस। यहां पर क्या होता है? जैसे जो टैडपोल होते हैं, टैडपोल, वो धीरे धीरे करके जब फ्रॉग बनते हैं तो उनकी जो टेल है वो टेल क्या हो जाती है? डीजनरेट हो जाती है ना, खत्म हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। तो वो उसको ब्रेक करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम्स। लाइसोसोम हेल्प टू रीयूज द टिश्यू ऑफ रिडंडेंट ऑर्गन। रिडंडेंट मतलब यूजलेस। तो यहां पर टेल का कोई काम नहीं है, तो टेल को क्या करेंगे? लाइसोसोम्स ब्रेक कर देंगे, एंड उसके अंदर का जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स है उसको रिसाइकल किया जा सकता है बाकी के ग्रोथ के लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसके अंदर का जो भी टिश्यू है, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, उनको रीयूज किया जाएगा। ठीक, चलो। लाइसोसोम ऑल्सो हेल्प इन डिस्ट्रक्शन ऑफ मैलिग्नेंट सेल। मैलिग्नेंट मतलब क्या? हार्मफुल। जैसे कि आपके कैंसर सेल्स होते हैं या कोई दूसरे एबनॉर्मल सेल्स होते हैं बॉडी में, उनको मारने का भी काम कौन करता है? लाइसोसोम्स। चलो, टी लिम्फोसाइट आपको दिख रहा है यहां पे, टी लिम्फोसाइट, इट इज अ टाइप ऑफ WBC। व्हाइट ब्लड सेल बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें से हमने मैक्रोफेजेस देखे, ठीक है, वो भी WBC के टाइप हैं। टी लिम्फोसाइट, ये भी WBC के टाइप हैं, और ये क्या करते हैं? ये कैंसर सेल्स को मारते हैं यूजिंग लाइसोसोम्स। ओके, चलो, क्लियर हो गया? लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम होता है, सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी के दो प्रकार होते हैं, हेट्रोफेजिक होता है, ऑटोफेजिक होता है। ठीक है, एंडोसाइटिक वेसिकल समझा, फैगोसाइटोसिस समझा। चलो, अब बात करते हैं वैक्यूल्स की। वैक्यूल क्या होता है, कहां होता है, कैसे होता है, क्यों होता है? बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। चलो, वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक। सैक मतलब क्या? एक छोटा सा पिशवी जैसा होता है, और उसको क्या रहेगा? एक मेम्ब्रेन रहेगी अपनी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जो हमने पढ़ा हुआ है, बराबर है, वही रहेगा इसके पास भी। दे आर प्रोमिनेंटली मतलब क्या? आपको प्लांट सेल में बड़े बड़े दिखते हैं। दे आर प्रोमिनेंटली फाउंड इन प्लांट सेल, 2 to 3 परमानेंट वैक्यूल्स, बड़े बड़े होते हैं। और एनिमल सेल में भी होते हैं, लेकिन छोटे छोटे होते हैं और टेम्पररी होते हैं। ठीक है, यहां पे आपको परमानेंट वैक्यूल मिलते हैं प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में छोटे छोटे होते हैं, कम होते हैं और टेम्पररी होते हैं, बनते हैं खत्म हो जाते हैं, बनते हैं खत्म हो जाते हैं। प्लांट सेल में परमानेंट वैक्यूल होते हैं जो रहेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो, इन सम लार्ज प्लांट सेल सिंगल लार्ज वैक्यूल, इसको हम सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं। सेंट्रल वैक्यूल, इट कैन ऑक्यूपाई ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ सेल। मतलब एक सेल का पूरा 90% स्पेस जो होता है अंदर का, वो पूरा ऑक्यूपाई कर लेता है, इतना बड़ा वैक्यूल होता है। ठीक है, हर एक प्लांट सेल में नहीं होता। इन सम लार्ज प्लांट सेल, बड़े बड़े प्लांट सेल होते हैं, उसके अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, सेंट्रल वैक्यूल जिसको कहते हैं। चलो, कहानी समझ में आ रही है? सिंपल सी कहानी है। चलो, जो हमारा वैक्यूल होता है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। ठीक है, और इसके अंदर, वैक्यूल के अंदर जो माल है,
एक तरीके से एक लिक्विड ही होता है, उस लिक्विड को क्या कहते हैं, सेल सैप कहते हैं। ठीक है, सेल सैप का जो कंपोजिशन है, मतलब सेल सैप के अंदर जो चीजें हैं, इट इज डिफरेंट फ्रॉम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो चीजें हैं वो अलग चीजें हैं, और सेल सैप के अंदर जो चीजें हैं वो अलग हैं, कंपोजिशन अलग होता है यहां पे। ठीक है, वैक्यूल इज अ स्टोर हाउस ऑफ वेरियस आयॉन्स, बहुत सारे आयॉन्स आपको मिलेंगे। चलो एक बात आपको बताऊं, ये जो वैक्यूल है बीच में, उसके अंदर मोर आयॉन्स आर प्रेजेंट एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म। बाहर का जो साइटोप्लाज्म है उसमें लेस आयॉन्स रहेंगे, मतलब आयॉन्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है, अमाउंट है, वो साइटोप्लाज्म में कम है, और इस वैक्यूल के अंदर का जो सेल सैप है उसके अंदर बहुत सारे आयॉन्स हैं। तो मैं कहता हूं कि जो वैक्यूल है इट इज हाइपरटोनिक टू साइटोप्लाज्म। हाइपरटोनिक का मतलब क्या है, कंटेन मोर अमाउंट ऑफ, यहां पर मैं सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए आयंस लिख रहा हूं। ठीक है, कंटेन मोर अमाउंट ऑफ आयंस, ऐसा लिख रहा हूं मैं, या फिर कंटेन मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बोलूंगा तो समझोगे आप, जो चीज पानी में डिसॉल्व की जाती है उसको सॉल्यूट कहते हैं, बराबर। तो हाइपरटोनिक का मतलब क्या, कंटेन मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो वैक्यूल के अंदर ज्यादा सॉल्यूट है एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म। वैक्यूल इज हाइपरटोनिक टू साइटोप्लाज्म। ठीक है, सिंपल आपको यहां पे बता दिया मैंने। एंड ये जो सेल सैप का कंपोजिशन है, सेल सैप का जो कंपोजिशन होगा, इट विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट सेल्स। अलग अलग सेल्स के अंदर ये जो सेल सैप का कंपोजिशन होगा वो अलग अलग प्रकार का होगा। ठीक है, सिंपल बात क्लियर हुई। चलो एग्जांपल देते हैं। स्मॉल वैक्यूल्स इन सीड्स ऑफ सम प्लांट स्टोर प्रोटीन्स। मुझे बताओ, सीड के अंदर भी सेल्स होंगे और वो सेल्स के अंदर वैक्यूल होंगे, और उस वैक्यूल के अंदर आपको क्या मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं। और ये प्रोटीन्स को सीड कब यूज करेगा, ड्यूरिंग ग्रोथ, मतलब जब सीड का जर्मिनेशन होगा तब ये प्रोटीन्स यूज किए जाएंगे, बराबर है। दूसरा एग्जांपल, वैक्यूल्स में कंटेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं उसके अंदर, एंड अनपैलेटेबल हार्मफुल कंपाउंड्स। अनपैलेटेबल मतलब आप कुछ कड़वा या कुछ गंदा अजीब सा खा लो, कुछ ऐसा मुंह बना लेते हैं ना, तो अनपैलेटेबल मतलब क्या, गंदा टेस्ट आने वाला, एंड हार्मफुल कंपाउंड। तो ऐसे अनपैलेटेबल हार्मफुल कंपाउंड भी हो सकते हैं। इससे क्या होगा, इट विल प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम हर्बिवोर्स, के दूसरे जो एनिमल्स हैं जो प्लांट्स खाते हैं, शाकाहारी हर्बिवोरस एनिमल्स, समझते हो ना, जो प्लांट खाने वाले एनिमल्स हैं, तो प्लांट्स को यहां पे प्रोटेक्शन मिल जाता है फ्रॉम हर्बिवोर्स, ताकि वो आके खा ना जाए। ठीक है, एंड कभी कभी वैक्यूल्स के अंदर अट्रैक्टिव कलर्स भी आपको मिलेंगे। जो पेटल्स के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर वैक्यूल्स होंगे, और वैक्यूल्स के अंदर ये पिगमेंट्स स्टोर्ड रहेंगे इन वैक्यूल्स। उससे क्या होगा, हमारे फ्लावर को अलग अलग कलर्स वगैरह भी आते हैं। चलो सिंपल आपको वैक्यूल का कहानी समझ में आ गया। चलो अभी एक और छोटा सा टॉपिक इधर है। अच्छा चलो, वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे बताओ, बाहर आपको फूड पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, फिर ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, और यहां पर आपको दिख रहा है सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ एक कर्व बनाती है। इसको, ये जो कर्व है ना, इसको कहते हैं, अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग, ये जो ऐसा कर्व बनता है ना, इसको कहते हैं इनवैजिनेशन। एंड उसके वजह से फिर क्या बनता है, ये आपका एंडोसाइटिक वेसिकल। एंड अगर उसके अंदर फूड मटेरियल है तो इसको मैं फूड वैक्यूल भी कह सकता हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो, ये प्रोसेस को हमने क्या बोला था, फैगोसाइटोसिस बोला था, फैगोसाइटोसिस।
साइटोसिस, इसको एंडोसाइटोसिस भी कह सकते हैं। बायोलॉजी में ना एक प्रोसेस का या एक चीज के 4 अलग नाम होते हैं, क्या करूं मैं, इसको फैगोसाइटोसिस भी कह सकते हैं या एंडोसाइटोसिस भी कह सकते हैं। ठीक है, चलो, तो एक तो यहां पे इस तरीके से फूड वैक्यूल बन रहा है। दूसरा, ये आपको पैरामीशियम दिख रहा है, पैरामोएशियम, सीलिएटेड प्रोटिस्ट है ना, सीलिएटेड प्रोटिस्ट पढ़ा है ना हमने किंगडम प्रोटिस्टा में, सीलिएटेड प्रोटिस्ट। अब इसके अंदर आपको स्टार शेप का ये ऑर्गेनेल दिखाई दे रहा है, स्टार शेप का, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये क्या करता है, अपने सेल के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी वगैरह आ गया है तो पानी को बाहर छोड़ता है और वेस्ट मटेरियल्स को भी पानी के साथ साथ बाहर छोड़ता है। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, एक एक्सक्रीशन करता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, और दूसरा अंदर पानी का जो अमाउंट है वो मेंटेन करता है। अगर बहुत सारा पानी हो गया सेल के अंदर तो वो बाहर फेंक देगा, है ना। अगर पानी कम हो गया तो नहीं फेंकेगा, पानी को बचाने की कोशिश करेगा। तो एक तरीके से पानी का जो अमाउंट है सेल के अंदर उसको वो मेंटेन करता है। इसको हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, एक मिनट वापस चाहिए तो मैं इधर स्पेलिंग अच्छे से लिख देता हूं। ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन करता है। एंड वैक्यूल्स ऑल्सो मेंटेन टर्जिडिटी ऑफ सेल। टर्जिडिटी मतलब उसको धष्ट पुष्ट रखते हैं, अपने सेल को पिचकने नहीं देंगे। उसके अंदर वैक्यूल रहेगा तो सेल कैसा रहेगा, फूला हुआ रहेगा। इसको कहते हैं टर्जिडिटी ऑफ द सेल। क्लियर है, एकदम क्लियर हो गया। चलो इसके आगे चलते हैं। एक और छोटा सा टॉपिक है यहां पे, माइक्रो बॉडीज का। मस्त है, मजा आ रहा है आपको बायोलॉजी पढ़ने में, है ना। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, ऐसे ही हम लाइव में भी पढ़ाते हैं। आइए कभी लाइव में पढ़िए, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगी आपको। अपार्ट फ्रॉम द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, पहले तो मुझे बताओ ये जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम था इसमें कौन कौन था। इसमें एक तो नंबर 1 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी थी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, उसमें से बनने वाला गोल्गी कॉम्प्लेक्स था, उसमें से बनने वाले लाइसोसोम्स थे, एंड जो वैक्यूल्स वगैरह होते हैं ये भी आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, इनके अलावा देयर आर अदर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जिनको हम कहते हैं माइक्रो बॉडीज। ठीक है, और ये माइक्रो बॉडीज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, चलो देखो, मैं किसकी बात करूं, माइक्रो बॉडीज। दे आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। माइन्यूट छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स, मेम्ब्रेन वाले छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, बराबर, गोले होंगे। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, लेकिन यहां पे एक और एग्जांपल आपको दूंगा जिसमें फॉस्फोलिपिड का मोनोलेयर भी आपको मिलेगा। देखो, दे कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, एग्जाम्पल है स्फेरोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइऑक्सिसोम्स। सिंपल सिंपल चीजें आपको फटाफट बता देता हूं। स्फेरोसोम आपको कहां मिलते हैं, दे आर मेनली फाउंड इन सेल्स दैट परफॉर्म सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट। इनफैक्ट ये स्फेरोसोम जो है इनके अंदर ही एंजाइम्स होते हैं जो फैट के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो सिंपल आपको बताऊं तो स्फेरोसोम क्या करता है, एक तो सिंथेसिस मतलब प्रोडक्शन किसका, फैट्स का, एंड बाद में स्टोरेज भी करता है। इसके अंदर आपको फैट्स स्टोर होते हुए भी दिखते हैं। स्टोरेज प्लस को मैं दूसरे कलर में लिखूंगा यहां पे तो मजा आएगा। स्टोरेज प्लस सिंथेसिस ऑफ फैट्स कौन करता है, स्फेरोसोम करता है। ठीक है, एग्जांपल दिया है, दे आर प्रेजेंट इन एंडोस्पर्म ऑफ ऑयल सीड्स। ऑयल सीड मतलब कौन से सीड होते हैं बताओ मेरे को। एक आपका ग्राउंड नट हो गया, ग्राउंड नट का ऑयल निकलता है, तिड़ाचा तेल, तिड़ हो गया, सेसमी सीड्स। ठीक है, वैसे ही
और भी बहुत सारे सीड है ना जिनका तेल निकलता है, समझ लो ना, ऑयल सीड जिनमें से तेल निकलता है। तो वो ऑयल सीड के अंदर एक पार्ट रहता है एंडोस्पर्म, और उस एंडोस्पर्म के अंदर आपको मिलेंगे स्फेरोजोम, और उस स्फेरोजोम के अंदर आपको मिलेगा फैट स्टोर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है। एंड स्फेरोजोम जो होते हैं दे कंटेन हाफ यूनिट मेम्ब्रेन। आता कसं मजा येणार बघा। हाफ यूनिट मतलब क्या? फॉस्फोलिपिड का मोनोलेयर। मोनोलेयर म्हणजे काय? मुझे बताओ फॉस्फोलिपिड कैसा होता है? फॉस्फोलिपिड ऐसा होता है, इधर बनाओ, एक ऐसा हेड होता है और उसको दो टेल होती है, बराबर। टेल थोड़ा अच्छे से बनाता हूं, टुकु टुकु टुक टुकु टुकु टुक। तो मोनोलेयर में क्या होता है? चलो मैं मोनोलेयर दिखाता हूं आपको एक। ठीक है, समझ लो ये हेड है और उसके नीचे मैं टिक 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 ऐसा सिंगल सिंगल फॉस्फोलिपिड अरेंज करके एक सिंगल लेयर बनाऊंगा मैं। ठीक है, बाई लेयर नहीं बना रहा हूं, एक मोनोलेयर बना रहा हूं। मोनोलेयर, मोनोलेयर इसको कहेंगे हाफ यूनिट मेम्ब्रेन। बाई लेयर नहीं है, मोनोलेयर है। बाई लेयर कैसा होता है याद है ना आपको? बाई लेयर में ऐसा 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 होगा, फिर ऐसा 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 नीचे भी रहेगा, और इधर भी ऐसा डबल डबल टेल बनाओ, और इधर भी टेल होगी। कम ऑन, ये आपका बाई लेयर होता है ना, ऐसा बाई लेयर होता है। तो यहां पर स्फेरोजोम में क्या रहेगा? हाफ यूनिट मेम्ब्रेन, मतलब फॉस्फोलिपिड का मोनोलेयर रहेगा। ठीक है, चलिए पेरोक्सिसोम की बात करेंगे। पेरोक्सिसोम इट कंटेन्स एंजाइम्स दैट रिमूव हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम सबस्ट्रेट एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक H2O2 बाय यूजिंग ऑक्सीजन। ये लोग क्या करते हैं, सिंपल बताता हूं। समझ लो आपके बॉडी में एल्कोहल आया। एल्कोहल कैसा है? टॉक्सिक है, आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है, टॉक्सिक है। तो इसको मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये पेरोक्सिसोम क्या करेंगे? एल्कोहल में से हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव करेंगे। एल्कोहल में से क्या करेंगे? रिमूव हाइड्रोजन एटम्स। अच्छा, एल्कोहल ब्रेक हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? ये हाइड्रोजन एटम्स को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर देंगे, एंड वी विल प्रोड्यूस H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाय यूजिंग ऑक्सीजन। ठीक है, तो एक सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मतलब क्या? कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल। तो उस मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन एटम्स को निकाला जाएगा, मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया, फिर वो हाइड्रोजन एटम्स को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके H2O2 बना देंगे। लेकिन आपको पता है ये जो H2O2 होता है ये भी टॉक्सिक है। तो अब क्या करना पड़ेगा? इसको फिर से ब्रेक करके वाटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो भी कौन करता है? पेरोक्सिसोम करता है। मस्त है ना? देखो, दे ऑल्सो कंटेन एंजाइम्स टू कन्वर्ट H2O2 टू वाटर। और इसमें कैसा रहेगा? लिपिड का बाई लेयर मेम्ब्रेन। अभी देखो बाई लेयर दिख रहा है आपको, डबल लेयर है फॉस्फोलिपिड का, बाई लेयर। ठीक है, चलो क्लियर हुआ? देखो एग्जाम्पल वही है जो मैंने आपको बताया। कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल, ब्रेकडाउन ऑफ एल्कोहल टेक्स प्लेस बाय पेरोक्सिसोम्स इन लिवर सेल्स। एग्जाम्पल आपको जो मैंने दिया वही है, यहां पे लिवर में होता है ये अल्कोहल का ब्रेकडाउन यूजिंग पेरोक्सिसोम। एंड बाकी के जो आपके ऑर्गन्स है वहां पर भी पेरोक्सिसोम होंगे, वो किसी और चीज का ब्रेकडाउन करते होंगे। यहां पर एक लिवर का एग्जांपल दिया हुआ है हमें। ठीक है, चलिए लास्टली ग्लाइकोक्सिसोम्स क्या होता है? दे कंटेन एंजाइम्स टू कन्वर्ट फैट्स टू शुगर, फैटी एसिड टू शुगर। ठीक है, जैसे मेरे को बताओ स्फेरोजोम था, स्फेरोजोम वो क्या करता था? वो फैट को स्टोर करता था, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड्स, बराबर, फैट को स्टोर कर रहे हैं। तो ये ग्लाइकोक्सिसोम क्या करेंगे? इस फैट को
फैटी एसिड को कन्वर्ट कर देंगे इनटू शुगर, एंड ये शुगर को यूज किया जा सकता है। ग्लाइकोक्सिजोम्स आर फाउंड इन सेल्स ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। सेल्स विल यूटिलाइज स्टोर फैट एज अ सोर्स ऑफ शुगर टिल फोटोसिंथेसिस स्टार्ट। मतलब जब सीड बड़ा हो रहा है तो शुरू शुरू में जो फैट को स्टोर किया हुआ है एंडोस्पर्म में, उसको यूज किया जाएगा, उसको कन्वर्ट किया जाएगा इनटू शुगर टू प्रोड्यूस एनर्जी, जब तक एक्चुअल फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, तो ग्लाइकोक्सिजोम का फोटो आपको यहां पे दिख रहा है। बाहर इसकी मेम्ब्रेन है, अंदर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में क्या रहेंगे, एंजाइम्स रहेंगे, एंड बीच में आपको एक कोर दिखता है। कोर मतलब क्या, डेंस मटेरियल होता है उसके अंदर, वहां पर भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो थोड़े डेंस होते हैं, तो आपको वो डार्क दिखता है माइक्रोस्कोप में अगर आप देखो तो। ठीक है, चलो ग्लाइकोक्सिजोम्स क्लियर हुआ, पेरोक्सिजोम क्लियर हुआ। लास्टली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टॉकिंग अबाउट माइटोचॉन्ड्रिया। लेक्चर आई होप बहुत ज्यादा लंबा नहीं हो रहा है, बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जितना जल्दी जल्दी हो सके है आपको बता रहा हूं सब कुछ, लेक्चर ज्यादा लंबा नहीं करना है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ऑफ कोर्स इट इज पावर हाउस ऑफ द सेल। अब देखो, इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे बैक्टीरिया की हमने बात की, उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। ठीक है, एंड अपने जो मैच्योर रेड ब्लड सेल हैं आरबीसी, उनके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। ठीक है, तो आरबीसी के अंदर क्या होता होगा, सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन आरबीसी के अंदर नहीं होता। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस एंड बाद में फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड बनता है आरबीसी में, 10th में पढ़ा है आपने ये। ठीक है, चलो, माइटोकॉन्ड्रिया का शेप ओवल हो सकता है, मतलब ऐसे शेप का हो सकता है, स्फेरिकल मतलब गोल गोल हो सकता है ऐसे शेप का, या फिर स्पाइरल स्ट्रिप लाइक। अभी इधर ये स्पर्म देखो, स्पर्म का 3 पार्ट होता है, हेड होता है ऊपर, हेड के बाद मिडल पीस होता है और नीचे टेल होती है। हेड, मिडल पीस और टेल। मिडल पीस में आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, एंड पट्टी के जैसा है, रिबन के जैसा है। तो स्पाइरल स्ट्रिप लाइक माइटोकॉन्ड्रिया किधर दिखता है आपको, स्पर्म में दिखता है। ये छोटा बात हम यहां पे याद रखेंगे। चलो, कोई दिक्कत वाली बात है यहां तक, नहीं है ना। अभी देखो, मेरे साथ ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, तो आपको मजा आएगा, तो आपको पूरा फील आएगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का डबल लेयर होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है। कैसी मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन। तो पहले मैंने बनाई आउटर मेम्ब्रेन, फिर मैंने बनाई इनर मेम्ब्रेन। अब ध्यान से सुनना, आउटर और इनर के बीच में एक गैप है, तो ये जो गैप है इसको मैं कहूंगा पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या बोलेंगे, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, इट इज परमिएबल टू वेरियस मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स मतलब अलग अलग प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं। परमिएबल मतलब वो अंदर आने देगा, बहुत सारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दरवाजा खुला है, आ जाओ। तो यहां पर आउटर मेम्ब्रेन में स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जिनको कहते हैं पोरिन्स। ठीक है, ये देखो, आउटर मेम्ब्रेन में ऐसे प्रोटीन चैनल्स होती हैं जिनको कहते हैं पोरिन्स। उसके अंदर से सीधा सीधा जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर आ सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, फिर पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस आपको समझ में आ गया। उसके अंदर रहेगा इनर मेम्ब्रेन, और जो इनर मेम्ब्रेन है इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल, सबको अंदर घुसने नहीं देगी, सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने देगी। ठीक है, फिर आपकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें आपको फोल्ड्स दिखाई देते हैं। कैन यू सी फोल्ड्स? ये जो फोल्ड हैं, अच्छा यहां पे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी आ गया। चलो, फिर ये ऊपर से इरेज कर देता हूं। ये जो फोल्ड होते हैं उनको कहते हैं क्रिस्टे। मैं थोड़ा हट जाता हूं बाजू में, क्रिस्टे। एक रहेगा, सिंगल रहेगा, तो उसको मैं कहूंगा क्रिस्टा। एक रहेगा तो क्रिस्टा। प्लूरल रहेंगे, मतलब जब हम प्लूरल की बात करेंगे बहुत सारे, तो उसको कहेंगे क्रिस्टे। जब सिंगल की बात करूंगा तो क्रिस्टा। क्लियर हुआ बात? अच्छा, अभी इसके अंदर अंदर यहां पर
यहां पर रहेगा एक फ्लूइड जिसको कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है, अब उस मैट्रिक्स में आपको क्या क्या मिलेगा ध्यान से सुनना, मजेदार बात है। छोटा सा ही टॉपिक है अपना माइटोकॉन्ड्रिया का, ज्यादा नहीं है। मैट्रिक्स में आपको मिलेंगे एक तो एंजाइम्स। क्या मिलेंगे? एंजाइम्स। वो एंजाइम्स किसके लिए रहेंगे? अलग अलग प्रकार के रिएक्शंस जो होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो जिस भी प्रकार के रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि मान लो क्रेब्स साइकिल हो रहा है, क्रेब्स साइकिल होती है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन होता है, ईटीसी, और भी जो भी रिएक्शन होता है मैट्रिक्स के अंदर, तो उसके लिए एंजाइम्स लगेंगे, वो आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? देखो, ऐसा आपको एक डीएनए का मॉलिक्यूल मिलेगा। ये डीएनए कैसा है बताओ मेरे को? ये जो डीएनए है, ये डीएनए एक तो सर्कुलर रहेगा, सर्कुलर, एक तो क्लोज्ड रहेगा, क्लोज लूप रहेगा, बराबर, डबल स्ट्रैंडेड रहेगा, एंड क्लोज्ड हो गया, सर्कुलर हो गया, डबल स्ट्रैंडेड हो गया, बस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये आपका डीएनए रहेगा। ऐसे आपको 2-3 डीएनए के अलग अलग मॉलिक्यूल मिल सकते हैं, सर्कुलर, क्लोज्ड, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, इसके अलावा आपको कहीं कहीं पे आरएनए भी मिलेगा, आरएनए के मॉलिक्यूल्स भी होंगे। और आपको एक और चीज बताऊं, आपको मिलेंगे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स कैसे प्रकार के होंगे पता है? ये रहेंगे 70s टाइप। तो इसके दो सब यूनिट कौन से बनते हैं? 50s प्लस 30s। ठीक है, जैसा बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम्स होता है 70s, वैसा आपको यहां पे मिलने वाला है। ठीक है, राइबोसोम्स हो गए, आरएनए हो गया, डीएनए हो गया, एंजाइम्स हो गए, क्रेब्स साइकिल, ईटीसी रिएक्शन, जो भी टाइप का रिएक्शन है। ठीक है, इसके अलावा और आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी, देखो ध्यान से, अभी कैसा मजा आएगा। ये जो क्रिस्टे होते हैं, ये जो फोल्ड होते हैं, उनके ऊपर आपको इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर देखने मिलेगा। क्रिस्टे के ऊपर, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इनको कहते हैं ऑक्सीजोम्स। और ये ऑक्सीजोम्स क्या होते हैं, आइए हम समझते हैं। इतना आपको माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आ गया, कोई भी डिफिकल्ट बात नहीं था। ठीक है, अब देखो, ये मैंने क्या बनाया? आउटर मेम्ब्रेन बनाया। ठीक है, चलो फिर ये मैंने इनर मेम्ब्रेन बनाया, इनर, उसमें ये आपको दिखेगा, ये क्रिस्टा। ठीक है, क्रिस्टा ऐसे ही लिख दूंगा नीचे, समझ रहे हो ना, क्रिस्टा है। ठीक है, चलो ये क्या है? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, फिर ये बीच में, क्रिस्टा के बीच में भी जगह है ना, उसको कहूंगा इंट्रा क्रिस्टल स्पेस, इंट्रा क्रिस्टल स्पेस। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अभी देखो, यहां पर मैं क्या बना रहा हूं, ऐसा आपके पूरे क्रिस्टा के ऊपर ये ऑक्सीजोम्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, आप ये ड्रॉ करना डायग्राम, तो आपको समझेगा कैसे बनाना है। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने क्या बनाए? ये मैंने बनाए ऑक्सीजोम्स। ठीक है, एंड इनका जो ऊपर का एक हेड पार्ट होता है, ठीक है, ये जो टकला है उनका, लॉलीपॉप जैसा दिख रहा है, ठीक है,
ये इसका हेड है, ठीक है, हेड। और हेड कहां होता है? टुवर्ड्स मैट्रिक्स। मुझे एक बात बताओ, ये क्रिस्टा के इस तरफ यहां पे ये जो पूरा पार्ट है ये मैट्रिक्स है? अरे यस और नो? इमेजिन करो आप एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो, तो क्रिस्टा के इस तरफ राइट में मैट्रिक्स रहेगा पूरा, बराबर। तो इनका जो हेड होता है वो किधर होता है? टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, ठीक है। चलो, अब ये जो ऑक्सीजोम है इनके बहुत सारे अलग अलग नाम है। ऑक्सीजोम बोल सकते हो, F1 F0 पार्टिकल बोल सकते हो, फर्नांडिस मोरान पार्टिकल बोल सकते हो, एलिमेंट्री पार्टिकल या फिर माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल। ये सारे इसके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। एक काम 5 नाम, ठीक है। ऑक्सीजोम, F1 F0, फर्नांडिस मोरान, एलिमेंट्री, माइटोकॉन्ड्रियल। चलो इसका भी स्ट्रक्चर बनाते हैं। टकला दिख रहा है आपको, इसको मैं कहूंगा हेड, ठीक है। बीच में आपको छोटा फुट जैसा दिख रहा है, इसको मैं फुट भी बोल सकता हूं, इसको मैं स्टॉक भी बोल सकता हूं, ठीक। और नीचे रहेगा इसका बेस, ठीक है। हेड है, फुट है, स्टॉक है, बेस है, ठीक है। मुझे बताओ इसका जो फुट है, ये फुट मेम्ब्रेन के अंदर घुसा हुआ है। कौन सी मेम्ब्रेन? इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन है, फुट इज एम्बेडेड इन मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? इनर मेम्ब्रेन। उसके अंदर उसका फुट घुसा हुआ है, ठीक है। अब देखो, वेरी इंटरेस्टिंग लास्ट पॉइंट। ये जो हेड है उसको मैं F1 कहूंगा, F1 पार्ट, एंड जो फुट है, स्टॉक है, उसको मैं कहूंगा F0। हेड को F1 कहेंगे, फुट को, स्टॉक को F0 कहेंगे, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट, ये जो हेड पार्ट है इट इज अ एंजाइम। ये जो हेड होता है ना वो खुद एक एंजाइम होता है। एंजाइम का नाम है एटीपी सिंथेज, जो एटीपी बनाने में हेल्प करेगा। हेड है वो खुद एक एंजाइम है, एंजाइम का नाम है एटीपी सिंथेज, ठीक है। एटीपी का सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। और ये जो फुट होता है, ये फुट क्या है? इट इज अ प्रोटॉन चैनल। प्रोटॉन चैनल मतलब क्या? मुझे बताओ व्हाट इज अ प्रोटॉन? H+ आयन जो होगा इसको ही मैं प्रोटॉन कह सकता हूं। H+ आयन को प्रोटॉन कह सकते हैं। तो ये फुट क्या करता है? प्रोटॉन को ऐसे पास करेगा ऊपर, तो इट इज अ चैनल फॉर प्रोटॉन्स। प्रोटॉन उसमें से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अभी ध्यान से सुनना, ये जो ऑक्सीजोम है, ये ऑक्सीजोम 2 चीजें करेंगे। एक, एटीपी का सिंथेसिस होगा, यहां पे एटीपी का सिंथेसिस में हेल्प होगा, एंड दूसरा प्रोटॉन्स को पंप किया जाएगा। ये प्रोटॉन पंपिंग वगैरह क्यों करना है ये सब आप आगे रेस्पिरेशन में पढ़ोगे, जहां पे पूरा माइटोकॉन्ड्रिया का क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, ईटीसी रिएक्शन सब कैसे होता है वो पूरा आप आगे पढ़ोगे। यहां पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है। एटीपी सिंथेसिस करने वाले हैं यहां पे, और प्रोटॉन को पंप करेंगे, प्रोटॉन की पंपिंग होगी, प्रोटॉन पंपिंग, ओके। तो ये होता है आपका बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया समाप्त, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात आई होप यहां पे नहीं थी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक वाइक करना, कमेंट करना, कमेंट करोगे तो अच्छा लगता है मुझे, ठीक है, और मोटिवेशन आता है फटाफट वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।